इसे समराइज इसलिए किया हुआ है ताकि हम याद यहां से कर सकें, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए मैं आपको कुछ पेजेस पे, अभी पिछले पेज पे भी और इस पेज पे भी शायद ऊपर नीचे एग्जांपल्स के लिए लेके जाऊंगा, तो आपने बड़े ध्यान से जहां जहां मैं आपको लेके जा रहा हूं प्लीज मेरे साथ रहना है और थोड़ा सा जरा विजन ब्रॉड रखना है। जिंदगी में दुनिया में सिचुएशंस बहुत सारी हो सकती हैं। सबसे पहले तो एक हेडिंग बनी हुई है जो 164 के एंड पे, समरी ऑफ क्या लिखा हुआ है, हमने जो वर्ड अभी तक पढ़ा है दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट, लेकिन यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है दैट इज गवर्नमेंट असिस्टेंस। इससे पहले कि हम समरी की तरफ जाएं, पिछले पेज पे जाएं और पिछले पेज के मिड में एक हेडिंग ढूंढे कहीं, गवर्नमेंट असिस्टेंस। कुछ डेफिनेशंस मेरे साथ पहले फाइनल कर लें छोटी छोटी सी, और उनकी बेस पे फिर उनका ट्रीटमेंट क्या है वो मेरे साथ प्लीज फाइनल कीजिएगा। मैं इस वक्त किस पेज पे चला गया हूँ, 163, और दरमियान में तकरीबन एक टेबल बना हुआ था। टेबल के नीचे शायद मैं इस वक्त गवर्नमेंट असिस्टेंस में हूँ। गवर्नमेंट असिस्टेंस बेटा कहते हैं इट इज एन एक्शन बाय गवर्नमेंट डिजाइन टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बेनिफिट, मींस पैसों का बेनिफिट, स्पेसिफिक टू एन एंटिटी और रेंज ऑफ एंटिटीज। एन एंटिटी का मतलब, ये ट्रांसलेशन बस हमने करनी पड़नी है, अगर ट्रांसलेशन सही कर लेंगे तो बात समझ आ जानी है। एन एंटिटी मींस एक एंटिटी के लिए भी हो सकता है, और रेंज ऑफ एंटिटीज का मतलब बहुत सी एंटिटीज भी हो सकती हैं। क्वालिफाइंग अंडर सर्टेन क्राइटेरिया, ब्रैकेट में जाने से पहले सेंटेंस जरा दोबारा पढ़ा। गवर्नमेंट असिस्टेंस इज एन एक्शन बाय गवर्नमेंट डिजाइन टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब पैसों का फायदा। गवर्नमेंट असिस्टेंस कहते हैं बेसिकली गवर्नमेंट के उस सेक्शन को जो गवर्नमेंट ने इसलिए उठाया ताकि किसी एक या एक से ज्यादा कंपनीज को कोई इकोनॉमिक फायदा पहुंचाया जा सके। गवर्नमेंट का हर वो एक्शन जिसके नतीजे में किसी एक कंपनी या एक से ज्यादा कंपनीज को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट अगर मिल रहा है तो उसे कहते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस। क्वालिफाइंग अंडर सर्टेन क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है, मींस कोई एक एंटिटी किसी क्राइटेरिया को मीट कर दे या एक से ज्यादा एंटिटीज अगर किसी क्राइटेरिया को मीट अगर कर देंगी तो गवर्नमेंट अगर कोई बेनिफिट दे रही है तो इसे फिर बोला जाता है गवर्नमेंट असिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ब्रैकेट में आ जाए, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो कंपनीज गवादर या हब भी एक जगह है बलोचिस्तान में, वहां जाके फैक्ट्री लगाएंगे तो उनको हम कोई इंसेंटिव देंगे। ये मैंने जो ब्रैकेट आपके सामने अभी पढ़ी है, ये ब्रैकेट से बाहर किस चीज की एग्जांपल मैंने बताई है? नहीं, नो 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 नो, पढ़े पढ़े गौर से। इस ब्रैकेट में किस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश हुई है? क्वालिफाइंग अंडर सर्टेन क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके बिजनेस करेंगे तो हम आपको कोई फायदा पहुंचाएंगे, वो फायदा गवर्नमेंट असिस्टेंस है। और ये जो मैं पर्टिकुलर लोकेशन बता रहा हूँ ये क्या चीज है? ये वो क्राइटेरिया है जिस पे अगर कंपनी पूरा उतरेगी तो उसे इंसेंटिव मिलेगा। इन अदर वर्ड्स वो लोग जो लाहौर में फैक्ट्री लगाएंगे, जो कराची में फैक्ट्री लगाएंगे, जो पेशावर में फैक्ट्री लगाएंगे, उनको ये फायदा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये फायदा किन कंपनीज को मिलेगा? जो इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरेंगे। तो गवर्नमेंट का हर वो एक्शन जिससे किसी एक या एक से ज्यादा कंपनीज को फायदा पहुंचे और वो किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट कर रही हो, उन्हें कहते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस। हमने सारी डिस्कशन अभी तक किस चीज वर्ड की है? गवर्नमेंट ग्रांट। रिलैक्स ने उधर ही हमने आना है, लेकिन गवर्नमेंट असिस्टेंस किसे कहते हैं? गवर्नमेंट के उस सेक्शन को जिससे एक या एक से ज्यादा कंपनीज को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सके। ये वर्ड जरा जहन में रख के जरा नेक्स्ट पेज 164 पर हम अब यहाँ किसकी समरी पढ़ने लगे हैं? गवर्नमेंट असिस्टेंस। ट्राई करें जरा, थोड़ा सा कोशिश करनी है आज हमने कि जरा ये याद करके भी घर जा सकें, ये लिखना भी पड़ सकता है। मेरी तरफ जरा देख के बताएं अपने वर्ड्स में गवर्नमेंट असिस्टेंस किसे कहते हैं? आपने बहुत एक अच्छी एफर्ट की है, अगर आप अपनी इस एफर्ट से सेटिस्फाइड हैं तो यकीन माने मैं डबल सेटिस्फाइड हूं। पेज 164 के एंड पे आ
गवर्नमेंट असिस्टेंस जो भी आपने बताई है उसकी समरी ये है, गवर्नमेंट असिस्टेंसेस दो तरह की हो सकती है। नीचे पॉइंट 1 एक लिखा हुआ है बोल्ड, और उसके नीचे पॉइंट 2 लिखा हुआ है। किस पेज पे हम चले गए हैं? जब मैं 164 कहूंगा तो माय डियर आई एम टॉकिंग अबाउट 164। जब मैं 163 कहूंगा तो देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, मैं 163 की बात कर रहा हूं। और अगर मैंने 165 कहा तो बिलीव मी मैं 165 की बात कर रहा हूं। इस वक्त हम किस पेज पे हैं? और यकीन माने इस वक्त हम एंड पे हैं। एंड में हम किस हेडिंग को देख रहे हैं? समरी ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस के नीचे आपको दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। इन दो पॉइंट्स का मतलब है गवर्नमेंट की असिस्टेंस दो फॉर्म्स में हो सकती है। नंबर 1 पढ़ें, इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोविजन का वर्ड अंडरलाइन करें, यहां प्रोविजन से मुराद प्रोवाइडिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रोविजन सिंपली मींस यहां प्रोवाइडिंग के सेंस में है। सेंटेंस पूरा नहीं करना, जहां जहां मैं रुकूंगा वहां आपने भी रुकना है। नंबर 1, गवर्नमेंट की, प्लीज गवर्नमेंट की असिस्टेंस किस फॉर्म में हो सकती है? गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दे। मेरी तरफ देख के बताएं, कभी वर्ड आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सुना है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सुना है। जिन्होंने सुना है सही सुना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बेटा मतलब होता है गवर्नमेंट रोड्स बना दे, गवर्नमेंट पुल बना दे, मोटरवेज बना दे, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन पहुंचा दे, पानी की अरेंजमेंट कर दे, पाइपलाइंस बता दे। ये जो गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं जनरल पब्लिक की तरफ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन में आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा है जो लोग गवादर में जाके फैक्ट्री बनाएंगे वो टेंशन ना लें, वहां हम रोड खुद पहुंचाएंगे। जहां जहां जरूरत पड़ी वहां टनल्स भी बनाएंगे, जहां जरूरत पड़ी पुल भी बनाएंगे। और अगर गवादर में पानी का मसला है तो पानी के मसले की टेंशन आपने नहीं लेनी, हम समंदरी पानी से आपको साफ डिस्टिल्ड वाटर पहुंचा देंगे, डिसैलिनेशन प्लांट वगैरह लगा देंगे। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? गवर्नमेंट असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट की असिस्टेंस पहली सिचुएशन में किस शक्ल में हो सकती है? गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दे। या गेम अभी चल रही है, पॉइंट 1 चल रहा है, एक और आगे, इम्पोजिशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स का मतलब हो जाएगा, रुकावट का मतलब हो जाएगा, पहले बाद में सोचते हैं, कंस्ट्रेंट ऑन कंपेटिटर्स। कंस्ट्रेंट हो जाएगा यहां मीनिंग, कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट रुकावट के अलावा कोई अच्छा लफ्ज? रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन गुड है, रिस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट ने कहा है जो एंटिटीज हब इंडस्ट्रियल सेक्टर, हब इंडस्ट्रियल एरिया में जाके फैक्ट्री लगाएंगे, वो जो चीजें बनाएंगे, वहां जाके जो चीजें बनाएंगे, हम उसके अलावा, उस जगह के अलावा जो लोग भी वो चीजें बनाएंगे उनको बनाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। कंपेटिटर कौन होता है? फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरर है, होंडा लिमिटेड का कंपेटिटर कोई और कार मैन्युफैक्चरर होगा। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है, गवर्नमेंट ने ये कहा टेंशन न लें, जो वहां जाएगा वहां फैक्ट्री लगाएगा, जो बनाएगा वहां जो बना रहा होगा, उस जगह के अलावा अगर कोई और जगह पे ऐसी कोई चीज बनाएगा तो हम उस जगह के अलावा किसी जगह पे ये चीज बनाने की इजाजत नहीं देंगे। क्या उस इजाजत ना देने से हमें को फायदा होगा? हमें क्या फायदा होगा? कंपेटिटर नहीं होगा, हम महंगी चीजें बेच सकेंगे। तो पहला पॉइंट अगर पूरा किया जाए तो वो क्या है कि गवर्नमेंट ने हमारी असिस्टेंस की है, या किस शक्ल में, या किस शक्ल में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके, और या हमारे कंपेटिटर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा के। अगर इस तरह का कोई फायदा गवर्नमेंट ने आपको पहुंचाया है तो इसके नीचे पॉइंट 1 के नीचे पढ़े, ये एज पर IAS 20 गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं कहलाती है। क्या ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है? नहीं, ये है, लेकिन IAS 20 इन गवर्नमेंट असिस्टेंसेस पे एप्लीकेबल नहीं। क्यों नहीं एप्लीकेबल? एक और लाइन पढ़ें, IAS 20 कहता है ना इस चीज की कोई एंट्री करनी है और ना ही ये शेयर होल्डर्स को आपने बताना है।
लेट मी कंक्लूड द पॉइंट 1। क्या ये जो पॉइंट 1 में दो चीजें हमने पढ़ी हैं, प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ये गवर्नमेंट असिस्टेंसेस नहीं है? ये है। लेकिन IAS 20 इन गवर्नमेंट असिस्टेंसेस पे एप्लीकेबल नहीं है। वो कहता है ना इसका कोई डिस्क्लोजर आपने देना है और ना इसकी कोई डबल एंट्री आपने करनी है। These are assistances but not covered by IAS 20. Therefore, neither what is required nor what is required. Neither a double entry of this is required nor a disclosure of this required. गवर्नमेंट ने रोड बना दी, उसकी एंट्री बताएं। अच्छा, डिस्क्लोजर से क्या समझ आता है? बड़े हो गए, अल्लाह करे आप। डिस्क्लोजर ना डबल एंट्री करके लिखना है इसे, और ना ही नोट्स में जाके इंग्लिश में लिखना है। इन अदर वर्ड्स, ये चीजें जनरल पब्लिक सबके लिए होती हैं। गवर्नमेंट ने अगर कोई हमें फायदा पहुंचाया भी है तो इसको शेयर होल्डर्स को बताने की कोई जरूरत नहीं है। दिल ही दिल में गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करें और ना इसी को डबल एंट्री करें और ना ही शेयर होल्डर्स को इस शुक्रिया में शामिल करने की कोई जरूरत है। ये जो इसके ऊपर सेंटेंस आया पॉइंट 1 के नीचे जो पहला सेंटेंस आया, ये नॉट अ डिस्क्लोजर नॉट एन एंट्री, ये समझ आया? ये क्या मतलब है? नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट असिस्टेंस एज पर IAS 21, ब्रैकेट में लिखें नॉट कवर्ड इन IAS 21। नॉट कवर्ड इन IAS 21 का मतलब, सॉरी, नॉट कवर्ड इन IAS 20, नॉट कवर्ड इन अदर वर्ड्स IAS 20 में इन चीजों की बहस नहीं बताया हुआ है। मींस फॉर एग्जांपल, एग्जामिनर अगर आपसे पूछे, सिनेरियो समटाइम पूछता है आपसे, एग्जामिनर अगर आपको इस तरह की कोई चीज बताए और आपसे पूछे तो आप उसका आंसर शायद ये देंगे कि दीज आर असिस्टेंसेस व्हिच आर नॉट कवर्ड इन IAS 20, व्हिच मींस नाइदर एन एंट्री नॉर अ डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ रुक रहा हूँ, मेरी इसी बात में कंफ्यूजन। पिछले पेज पे एक मिनट, ये जहां आपने वो डेफिनेशन पढ़ी थी गवर्नमेंट असिस्टेंस की, मिल गई? एक सेकंड पैराग्राफ था, however government assistance does include या does not include benefits provided only indirectly through actions affecting general trading conditions such as ढूंढे provision of infrastructure in development areas or the imposition of constraints on the competitors। कोशिश ये हुई है कि यही जो लिखा हुआ है वहां जरा शॉर्ट वर्ड्स में आपके सामने आ जाए। डज नॉट इंक्लूड या इंक्लूड? मेरी तरफ देख के बताएं, क्या ये गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं है? लेकिन दीज आर नॉट कवर्ड इन, देयरफॉर इसका ना क्या करना है, ना क्या करना है। आइए जरा जेके लिमिटेड के नाम से एक एग्जांपल पढ़े, पेज नंबर 163 पे। वहीं JK Limited constructed its factory few years ago in Gwadar. Since then, the government has provided infrastructure by improvement to the general transport and communication network and the supply of improved facilities including water reticulation का मीनिंग ब्रैकेट में लिखा हुआ, वाटर अवेलेबिलिटी। अगर आपने कभी खबरें वगैरह सुनी हो तो गवादर में पीने के साफ पानी वाला काफी इशू है, तो therefore suppose water reticulation means water availability which is available on an ongoing basis for the benefit of entire local community including JK Limited factory. The business of JK Limited has become much more profitable since the provision of the requirement on state whether the action by the government in the above circumstances are considered government assistance in IAS 21, sorry in IAS 20 bar, in IAS 20 आंसर पढ़े। The above actions affecting general trading conditions are, अच्छा बार बार अगर आप नोट करें तो ये हम ये नहीं कहना चाहते ये गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं है। These are not government assistances as per IAS 20 का मतलब ये है कि आपने ना क्या करना है ना क्या करना है। पेज 164 पे जाएं। अब आई होप कि मैं समरी का पहला हिस्सा कुछ समझाने में कामयाब हो गया हूं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? जी एनी कंफ्यूजन इन फ्रंट ऑफ मी? प्लीज सीरियस लीजिएगा,
मैं रिपीट कर दूं, ये छोटे छोटे सिनेरियोस आप लोग क्वेश्चन कर लेते हैं पेपर में, एग्जामिनर अगर सवाल देता है अक्सर वो हो जाता है, लेकिन एग्जामिनर हमें टेस्ट करने के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनाता है, होते वो स्टैंडर्ड के अंदर से ही हैं, उन्हें लिखना भी पड़ता है, लेकिन लिखने से पहले उन्हें याद भी रखना पड़ता है। अगर आपको आइडिया होगा तभी आप आंसर दे सकते हैं। तो इन चीजों को, जिससे आप क्वेश्चंस को सीरियस लेते हैं, जब भी कभी आपसे कुछ थ्योरेटिकल चीजें पढ़ने को कहूंगा तो वो भी पढ़नी जरूरी है। जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, एक मिनट मैं जरा बात पूरी कर लूं, मेरे ख्याल वो बातें जो आप कह रहे हैं वो अभी आगे आने लगी। एक इसमें पॉइंट नंबर 2 भी है, लेट मी फिनिश, उसके बाद फिर अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो डिस्कस करते हैं। नहीं, यहाँ तक तो क्लियर है ना प्लीज? अभी एक इसमें पॉइंट नंबर 2 है, वो जरा कंप्लीट कर लेना। जी आ जाए वापस समरी में जरा। समरी ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस में एक तो पॉइंट 1 हो गया, तो असिस्टेंस किस शक्ल में हो सकती है? लेकिन देन ये गवर्नमेंट असिस्टेंस गवर्नमेंट ग्रांट की शक्ल में भी हो सकती है। अब पॉइंट नंबर 2 में आ रहे हैं, क्या वर्ड बोला मैंने, बोलेगा? असिस्टेंस गवर्नमेंट ग्रांट की अगर फॉर्म में है, और गवर्नमेंट ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज अगर है, कहां पढ़ते पढ़ते कहां चला गया हूं? पॉइंट 2 में फिर दो, एक ए और बी बना हुआ है। अगर गवर्नमेंट असिस्टेंस गवर्नमेंट ग्रांट की फॉर्म में है और गवर्नमेंट ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज है, तो क्या हमने कोई इसका ट्रीटमेंट पढ़ा है? यहां जो बेटा रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज कैश भी हो सकते हैं और कोई एसेट भी हो सकता है। गवर्नमेंट ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज ट्रांसफर ऑफ कैश की शक्ल में भी हो सकती है और ट्रांसफर ऑफ एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है। लेट मी फिनिश, बाकी जो मैं लिख रहा हूं ये आपने लिखना है। क्या गवर्नमेंट की ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैश हो सकता है? और क्या कैश फॉर एक्सपेंसेस और कैश फॉर एसेट भी हो सकता है? क्या कहीं जा रहा हूं, अकेला ही क्या लगा हुआ हूं? दोबारा मेरे वर्ड सुने। क्या गवर्नमेंट असिस्टेंस गवर्नमेंट ग्रांट की शक्ल में हो सकती है और गवर्नमेंट ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ एसेट हो सकता है, और कैश किसके लिए भी और किसके लिए भी हो सकता है, और क्या एसेट भी दिया जा सकता है? तो यहाँ रिसोर्सेज में कैश भी आ रहा है, एसेट्स भी आ रहे हैं, और कैश किसका भी हो सकता है और किसका भी हो सकता है। लेट मी फिनिश लिख लेते हैं, लेट मी फिनिश। रिसोर्सेज वर्ड समझ आ गया है? ब्रैकेट में जाएं। क्या ऐसे रिसोर्सेज की डबल एंट्री करते हैं आप? और क्या इनके डिस्क्लोजर भी देते हैं? जी वो भी देते हैं, लेकिन वो भी हमने पढ़ने हैं। क्या इनकी कोई डबल एंट्री की हमने? कैश डेबिट, एसेट डेबिट वगैरह वगैरह हम किस चीज की करते रहे हैं? हम उन गवर्नमेंट असिस्टेंसेस की करते रहे हैं जो इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज की फॉर्म में हमारे तक पहुंचते हैं। तो उनके डिस्क्लोजर्स भी हैं शेयर होल्डर्स को, वो कौन से होते हैं मैं दिखाता हूँ, और साथ अकाउंट फॉर का मतलब डबल एंट्री भी करनी है। तो हमने इस सारी स्टोरी में IAS 20 में मेन क्या पढ़ा अभी तक? शायद वो गवर्नमेंट असिस्टेंसेज जो गवर्नमेंट ग्रांट की फॉर्म में है और गवर्नमेंट ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज है, इसमें हमने कैश और एसेट्स दोनों की बात की है। मैं पहले रिसोर्सेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूंगा, ये लिखना अपने पास इसी पेज पे। प्लीज मेरे भाइयों सीरियस लीजिएगा, ये 5-5 6-6 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं। बिलीव मी, हम इंग्लिश लिखने में भी और पढ़ने में भी काफी कमजोरी दिखाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आपकी इंग्लिश वीक है, लेकिन मेरी वीक है। आप प्लीज, आई होप कि कोई नोट कर रहा अगर हो, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर लफ्ज आपको समझा सकूं, किस लिए, ताकि मुझे अच्छी तरह याद हो जाए। बिल्कुल ये बात नहीं है, ये याद जुबानी होना चाहिए, एग्जाम में ये वर्ड जहन में आने चाहिए।
अगर आपने लिख लिया और आपका महसूस हो रहा है कि मैं फारिग हूं, तो इस गरीब को दोबारा पढ़े। साथ वाला भी पढ़ रहा था, उसको ऐसे ही तंग किया हमने। क्या डिस्कस हो रहा है यार, कोई मुझे बताएगा क्या डिस्कस हो जा रहा है? गवर्नमेंट असिस्टेंसेस डिस्कस हो रही हैं। पहले किस फॉर्म में डिस्कस हुई हैं, अब किस शक्ल में डिस्कस हो रही हैं। लेकिन कौन सी गवर्नमेंट ग्रांट्स, अगर गवर्नमेंट ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज हो तो डबल एंट्री भी करें और उसके डिस्क्लोजर भी शेयर होल्डर को क्या दें, वो मैं इंशाल्लाह भी बताता हूँ। लेकिन बेटा बी में कहता है गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्सक्लूड। अब इसका यहां तक मीनिंग क्या है? क्या गवर्नमेंट की असिस्टेंसेस गवर्नमेंट ग्रांट की शक्ल में हो सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज? लेकिन ये जो नीचे अब 2 पॉइंट्स आएंगे, इन गवर्नमेंट ग्रांट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है डबल एंट्री के एंगल से। पढ़ लेते हैं फिर बाकी मैं समझाता हूं किस पॉइंट में हूं और किस पैरा में हूं। पॉइंट 2 में हूं और बी पैरा में आगे जा रहा हूं और डिस्कस क्या करने लगा हूं। प्लीज हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। नीचे वाली 2 चीजें गवर्नमेंट ग्रांट्स में से एक्सक्लूडेड है, उनका फिर करना क्या है वो इंशाल्लाह मुझे कंक्लूड करना है। नहीं, बी का एक्सक्लूजन नंबर 1, गवर्नमेंट ग्रांट में से क्या निकाला जा रहा है? दोज असिस्टेंसेस which have no which have no reasonable value placed upon them। no reasonable value अंडरलाइन करें। ऐसी गवर्नमेंट असिस्टेंसेस जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। क्या लिखा हुआ है? फाइंड आउट हो जाए या ना हो पाए? क्या फाइंड आउट ना हो पाए? ऐसी असिस्टेंसेस जिनकी रीजनेबल वैल्यू जो बनती है वो अगर फाइंड आउट नहीं हो रही तो उसे कहां से निकाला जा रहा है? गवर्नमेंट ग्रांट से निकाला जा रहा है। एग्जांपल में 1 मिनट आता हूं, जरा सेंटेंस की ट्रांसलेशन करें जरा प्लीज। कोई एक प्लीज कोई एक प्लीज कोई एक गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्सक्लूड नंबर 1 दो गवर्नमेंट असिस्टेंसेस जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाए, रीजनेबल वैल्यू फाइंड आउट ना कर पाए। एक दूसरा पढ़ने पर उनकी इंशाल्लाह बहस इकट्ठी करते हैं। या अच्छा इसके बाद और लिखना जरा, those transaction with the government which cannot be distinguished from normal trading transactions। और फिर गवर्नमेंट के साथ ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनको अलहदा करना, which cannot, जिनको अलहदा नहीं किया जा सकता अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस के साथ। सिंपल ट्रांसलेशन प्लीज। मस्ट है ऐसी ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट के साथ विद गवर्नमेंट के साथ ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनको अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन से डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। इन 2 चीजों को किसमें से निकाला जा रहा है? गवर्नमेंट ग्रांट से निकाला जा रहा है। इनका नीचे आखिरी लाइन पढ़ें, इनका सिर्फ डिस्क्लोजर होना है, क्या नहीं होना? डबल एंट्री नहीं होनी, इनका सिर्फ डिस्क्लोजर देना, मीन शेयर होल्डर्स को बस बताना है। अब ये चीजें हैं कौन सी, इसको समझने के लिए जरा इसी पेज के स्टार्ट पे, किस पेज पे? 164 के स्टार्ट पे एक छोटी सी एग्जांपल देखें जरा। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग टू द XYZ लिमिटेड। नंबर 1, फ्री टेक्निकल सपोर्ट, फ्री टेक्निकल एडवाइस। मसलन फॉर एग्जांपल आपने एक नई फैक्ट्री लगाई है, आप चाहते हैं कि आप चीजें उस फैक्ट्री में बना के एक्सपोर्ट करें, लेकिन जिस क्वालिटी की चीजें आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं उस क्वालिटी की चीजें बनाने की आपके पास खुद से एक्सपर्टीज नहीं है। सिनेरियो समझ गए सर? आप क्या करना चाह रहे हैं? अपनी फैक्ट्री में चीजें बना के एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरह की एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जिस क्वालिटी की चीजें एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं,
उसको बनाने की सपोज आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, गवर्नमेंट ने आपसे अप्रोच किया है और आपसे कहा परेशान ना हो, हमसे रेलिवेंट इंजीनियर्स ले लें, जो आके प्रोडक्शन मैनेजर्स ले लें, जो आपको हेल्प कर देंगे। किसने किसको क्या दिया है? गवर्नमेंट ने हमें फ्री टेक्निकल एडवाइस दी है। कितने पैसे गवर्नमेंट ने लिए हैं? अगर तो लिए हैं तो बहस अलग है, लेकिन अगर फ्री है तो इसको कितने पैसे लगाएं? अब ये आपका ओपिनियन है, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ था? सेकंड पॉइंट ऊपर पढ़े, बाद में इकट्ठा ही नीचे जाते हैं। नहीं, एक मिनट जरा, एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 2, फ्री मार्केटिंग एडवाइस फॉर एक्सपोर्ट टू सेंट्रल यूरोप। अब मार्केटिंग एडवाइस क्या होती है? टेक्निकल मैंने चीजें बनाने के एंगल से बात की, मार्केटिंग का मतलब होता है चीजें बेचनी है। आप सपोज यूरोप में चीजें बेचना चाह रहे हैं, लेकिन यूरोप में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, आपका ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, आपको आइडिया नहीं है कि वहां कस्टमर्स को मैं कैसे रीच आउट करूं। गवर्नमेंट ने आपको अप्रोच किया है, गवर्नमेंट का आप टेंशन बिल्कुल ना लें। हमारे यूरोप में जो सफारत खाने हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे, बेफिक्र रहें आप। वो आपको मार्केटिंग एडवाइस देंगे, आप वहां कैसे बेचेंगे ये टेंशन आपकी नहीं है, ये आपको फ्री हमारी तरफ से मार्केटिंग एडवाइस मिलेगी। किससे किसको क्या मिला है, लेकिन किसने किससे क्या नहीं लिया है? गवर्नमेंट ने हमसे पैसे नहीं लिए, फ्री लिखा हुआ। नंबर 3, फ्री प्रोविजन ऑफ गारंटी। अब प्रोविजन का वर्ड फिर आया, जो है प्रोविजन का मतलब प्रोवाइडिंग है, प्रोवाइडिंग ऑफ गारंटीज फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड विद यूरोपियन कंट्रीज। अब बेटा प्रॉब्लम ये होता है एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट वर्ड सुना है सबने? क्या होती है एक्सपोर्ट? लेट्स से हम पाकिस्तान में है और यूरोप का कोई भी मुल्क है, फॉर एग्जांपल यूरोप में बेल्जियम है। अब कस्टमर होगा बेल्जियम में और आप एज सप्लायर होंगे पाकिस्तान में। तो अब जो कस्टमर है वो आपको शायद उस तरह से जानता भी ना हो, आपकी फैक्ट्री भी बेचारी है कि नहीं, तो वो अब आप पे लेकिन डिपेंडेंट है कि आप उसे चीजें जो बेचेंगे वो पता नहीं किस क्वालिटी की अल्टीमेटली निकल आए। इसलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एक्सपोर्ट के, तो कस्टमर्स फिर ये सेटिस्फेक्शन चाहते हैं कि हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी होनी चाहिए कि हमें चीजें सही मिलेंगी। तो अब पढ़े जरा दोबारा, गवर्नमेंट ने किसके बिहाफ पे शायद किसको गारंटी दी है? फ्री प्रोविजन ऑफ गारंटी फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड, मतलब मींस उसे गवर्नमेंट ने हमारे बिहाफ पे बेल्जियम में कस्टमर्स को कहा है कि आप बेफिक्र होकर इस बाहर से खरीदें, अगर ये चीजें सही नहीं देगा तो हम एज अ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज के गारंटर हैं। आपको चीजें सही ना मिली तो सही चीजें हम फिर आपको ऑल्टरनेटिवली प्रोवाइड करेंगे, आप टेंशन फ्री होकर काम करें। कौन किससे काम करना चाह रहा है? हम पाकिस्तान में किसी एक्सपोर्ट किसी कस्टमर से बाहर में काम करना चाह रहे हैं, उसको क्या चाहिए, किस चीज की, कि सही चीजें जाएंगी। और गवर्नमेंट ने हमारे बिहाफ पे अगर कस्टमर्स को गारंटी दी है और पैसे हमसे चार्ज नहीं किए हैं, तो ये क्या बन जाएगा? फ्री प्रोवाइडिंग ऑफ गारंटी बाय द गवर्नमेंट फॉर द कस्टमर टू द कंपनी। वर्ड्स क्लियर है प्लीज? ये तीनों जो चीजें पढ़ी इनकी जरा ट्रांसलेशन करें जरा। फ्री टेक्निकल एडवाइस क्या चीज है? फ्री मार्केटिंग एडवाइस क्या चीज है? बेचने की एडवाइस। फ्री प्रोवाइडिंग गारंटी, हमें गारंटी चाहिए थी, हमने किसी को गारंटी देनी थी, गवर्नमेंट ने हमारे ब्याह पे अगर किसी को गारंटी दी है। तीनों सिचुएशंस में गवर्नमेंट ने हमसे क्या नहीं लिया है? नंबर 4 एक पढ़, सपोर्टिव गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का मीनिंग होता है परचेज। लिखना जरा, सपोर्टिव गवर्नमेंट परचेज पॉलिसी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट सेल बाय XYZ लिमिटेड। इसकी बेटा ये जो लिखा हुआ है इसके एक कॉमन एग्जांपल ये है कि आजकल वैसे उस काफी वो हॉट इशू भी बना हुआ है, ये जो वीट होता है मुल्क में, गंदम, उससे फिर आटा बनना होता है। गवर्नमेंट अपने पास भी कुछ ना कुछ वीट के रिजर्व रखती है, ताकि अगर मार्केट में शॉर्टेज हो जाए तो एकदम प्राइसेस ना बढ़ जाए। गवर्नमेंट फिर अपने स्टोर रूम में से, वो गोदाम में से वीट को बाहर निकाल के अपने फ्लोर मिल्स को दे देती है, ताकि वीट से अल्टीमेटली जो फ्लोर है, आटा है, उसकी शॉर्टेज ना हो जाए। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारी कोई कंपनी है, हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है
उन प्रोडक्ट्स का एक बायर गवर्नमेंट भी है, बाकी कस्टमर्स के साथ साथ गवर्नमेंट भी है। तो क्या गवर्नमेंट एज अ बायर अगर हमारी चीजें खरीदे तो उससे हमारे बिजनेस को फायदा हो रहा होगा, ये जहन में रख के। और जब मैंने फ्लोर और वीट की एग्जांपल दी थी उसको जहन में रख के लाइन जरा दोबारा पढ़। सपोर्टिव गवर्नमेंट परचेज पॉलिसी, किससे किससे? हमसे। जिससे हमें क्या हो रहा है? अब XYZ यहाँ एक कंपनी का नाम है, जिससे फॉर एग्जांपल हमारी सेल्स में इजाफा हुआ है। जिस तरह बाकी कस्टमर है उसी तरह कंपनी भी हमारी प्रोडक्ट्स की एक कस्टमर बनी हुई है, जिसकी वजह से हमें फायदा हासिल हो रहा है, सेल्स बढ़ रही हैं, और ऑब्वियसली सेल्स बढ़ेंगी तो प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। इन 4 एग्जांपल्स को यहाँ रखने का मकसद ये है कि हम पेज के जरा एंड पे जाएं, प्लीज जाएं, और जो आखिरी पॉइंट नंबर 2 हम पढ़ रहे थे उसमें जो A B पढ़ रहे थे उसको जरा फाइनल कर लें, बल्कि जरा B जो पढ़ रहे थे उसको फाइनल कर लें। B में नीचे क्या पढ़ रहे थे हम? प्लीज सर जी क्या पढ़ रहे थे यार? यार प्लीज, यार प्लीज पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट ग्रांट्स में से एक्सक्लूडेड है नंबर 1 कौन सी चीजें? नहीं, वो बाद में एग्जांपल बाद में, पहले वर्ड्स वही। ऐसी चीजें जिन्हें वैल्यू प्लेस करना, रीजनेबल वैल्यू प्लेस करना मुश्किल हो जाए। ऊपर वाली एग्जांपल्स देखें, आपको कुछ समझ आती है ऐसी कोई चीज कौन सी है? ये जो पहले 3 आए ये क्या है? ये जो एडवाइसेस हमें मिली हैं क्या इसका हमें का फायदा है? लेकिन गवर्नमेंट ने हमसे कुछ नहीं लिया है, तो देयरफॉर इनका क्या नहीं करना, बस क्या करना है? ये जो नीचे आप बी में पहला पॉइंट पढ़ रहे थे एक्सक्लूजन में, उसकी 3 एग्जांपल्स ऊपर आई हैं। आखिरी लाइन में जाए जरा, आखिरी लाइन क्या थी नीचे? Those transactions with the government which cannot be distinguished from, गवर्नमेंट भी अगर हमारी चीजों की खरीदार है और अदरवाइज भी हमारे कस्टमर्स हैं, तो अब ये अलग हिसाब रखा तो जा सकता है, लेकिन रियल लाइफ में ये बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाती हैं। देयरफॉर हम एज एन अकाउंटेंट उसको डिस्टिंग्विश करके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, ये कहना दोनों केसेस में कि वैल्यू ढूंढी नहीं जा सकती या अलग नहीं किया जा सकता, ये शायद बात नहीं है, लेकिन आम हालात में रीजनेबल वैल्यू तक पहुंचना और गवर्नमेंट के साथ जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन ट्रांजैक्शंस को अलग करना जरा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, उसको अलग करके उनकी एंट्रीज करने के बजाय ऐसी चीजें कौन सी नंबर है, कौन सी नंबर है, कौन सी नंबर है, जिन पे वैल्यू प्लेस नहीं हो सकती रीजनेबल वैल्यू, और ऐसी चीजें जिनको जो हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन से डिस्टिंग्विश होना करना मुश्किल है, उनको अकाउंट फॉर अलग करने के बजाय उनको सिंपली क्या करें, सिर्फ उनका डिस्क्लोजर दे दें। नॉर्मल का बेटा मतलब ये है कि जिस तरह हम चीजें अदरवाइज कस्टमर्स को बेच रहे थे, उसी तरह अगर गवर्नमेंट ने भी चीजें खरीदनी शुरू हो गई हैं तो हमारी सेल जो है वो कम्बिनेशन हो जाएगा दो चीजों का, उसमें नॉर्मल कस्टमर्स भी आ रहे होंगे, गवर्नमेंट भी एज अ कस्टमर आ रही होगी, तो उसको डिस्टिंग्विश करना रहने दें, बस इनका शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोजर दे दें। मतलब इस बात का ये है कि हम सिर्फ नोट्स में जाके ये बता देंगे कि गवर्नमेंट भी हमारा कस्टमर है, और जो उससे ऊपर पॉइंट्स आए थे हम शेयर होल्डर्स को बस ये बता देंगे गवर्नमेंट ने हमने फ्री मार्केटिंग एडवाइस दी है, फ्री टेक्निकल एडवाइस दी है, या फ्री में हमें कोई गारंटी प्रोवाइड की है। इन चीजों को जस्ट नोट्स में जाके एक्सप्लेन कर देंगे रादर देन कि इनकी अलहदा डबल एंट्रीज करें। इन नट शेल फाइनली ऊपर जरा जाए एग्जांपल में, उसका एक आंसर ढूंढे इससे पहले कि हम कोई और चीज आपस में बहस करें, उसका जरा एक सेकंड आंसर ढूंढे। आइटम 1 to 3, 1 to 3 का मतलब 1, 2 and 3 are not government grants as these are government assistances that cannot reasonably have a value placed upon them। अच्छा, वर्ड्स अभी भी फाइनल उस तरह से नहीं जिस तरह होने चाहिए। नीचे दोबारा जाएं, गवर्नमेंट असिस्टेंस एक मेन वर्ड है। गवर्नमेंट असिस्टेंस दो तरह की हो सकती है। क्या गवर्नमेंट ग्रांट्स गवर्नमेंट असिस्टेंस है? लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट्स जो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज की शक्ल में है, उसकी एंट्री भी है, डिस्क्लोजर भी है। लेकिन गवर्नमेंट की वो असिस्टेंसेस जिन्हें वैल्यू प्लेस करना मुश्किल है या जिन्हें अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशन से सेग्रीगेट करना मुश्किल है, गवर्नमेंट की ऐसी असिस्टेंसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स। आई होप के कुछ वर्ड्स क्लियर है प्लीज। तो सही तरह पढ़े जरा दोबारा। आइटम्स 1 to 3 आर नॉट गवर्नमेंट ग्रांट्स एज दीज आर गवर्नमेंट असिस्टेंसेस दैट कैन नॉट रीजनेबली हैव वैल्यू प्लेस अपॉन देम। सबको पता मैं कहां जब समझ लो। अगला पढ़े, आइटम 4 इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट एज इट कैन नॉट बी बाय
नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशंस, आखिरी सेंटेंस ढूंढे, दीज गवर्नमेंट ग्रांट्स आर हाउएवर क्या करना है, डिस्क्लोज इन नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बड़ा नॉर्मल सेल की एंट्री होगी गवर्नमेंट के साथ, पर गवर्नमेंट को अगर सेल किया तो एंट्री बताएं जी, कैश या रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट, गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए ओके है, गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए तो रिसीवेबल है। जस्ट लाइक एनी अदर कस्टमर, गवर्नमेंट के पैसों, गवर्नमेंट को अगर सेल की है तो हम उस सेल को वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे जैसे हम अदरवाइज रिकॉर्ड करते हैं। आई होप कि हम कुछ समझ सके। आए जरा फाइनल एक शॉर्ट में से समरी सुने नीचे आके, बल्कि काम अगर कर ले छोटा सा और यार, ये जो हमने पॉइंट 1 पढ़ा था, इसकी जो हेडिंग थी इसके साथ पेज 163 एग्जांपल लिख लें। पेज 163 पे इसकी एग्जांपल आई थी, पेज 163 पे ना, वो प्लीज यार था यार, गवादर वाली एग्जांपल कहाँ थी? 163 मतलब रेफरेंस लिख लेना, जब आप रिवाइज करेंगे तो इसी समरी से रिवाइज कीजिएगा। और नीचे जो बी पार्ट आया 2 में, इसकी एग्जांपल हमें कहाँ मिली है? एग्जांपल एट द स्टार्ट ऑफ पेज कौन सा? 164। लेट मी ट्राई टू कंक्लूड इन 1-2 मिनट्स ये जो हमने बहस करने की कोशिश की है। नंबर 1, गवर्नमेंट असिस्टेंस किसे कहते हैं? गवर्नमेंट के उसके फायदे को कहते हैं जो किसी एक या एक से ज्यादा एंटिटी को दिया जाता है, जो एंटिटीज उसके लिए क्वालिफाई कर लें। गवर्नमेंट असिस्टेंस किन 2 फॉर्म्स में हो सकती है? प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर्म में या इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन की फॉर्म में, और नंबर 2 गवर्नमेंट ग्रांट की फॉर्म में भी। नंबर 1 देख के बोला जरा क्या लिखा हुआ, गवर्नमेंट असिस्टेंस किस फॉर्म में हो सकती है? नंबर 2 किस फॉर्म में हो सकती है? अगर प्रोविजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर या इम्पोजिशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑन कंपेटिटर्स की फॉर्म में है तो ना क्या करना है ना क्या करना है। ऐसी असिस्टेंसेस IAS 20 में कवर्ड नहीं है, आपने ना काउंट फॉर करना है ना डिस्क्लोजर देना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं और गवर्नमेंट ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज हैं तो कैश फॉर्म में भी हो सकती हैं और एसेट की फॉर्म में भी हो सकती हैं, वही करना है जो आपको पता है। डिस्क्लोजर्स क्या देने हैं वो मैं अभी पिछले पेज पे आपको बताता हूँ। फाइनली, अगर ऐसी गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं जिनके अगेंस्ट ऐसी गवर्नमेंट असिस्टेंसेज हैं जिनके अगेंस्ट वैल्यू प्लेस करना मुश्किल है, या नंबर 2 ढूंढ के बताएं जिन्हें नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन से डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है, तो ऐसी जो गवर्नमेंट असिस्टेंसेज हैं उन्हें सिंपली क्या करना है? डिस्क्लोज करना है, डबल एंट्री नहीं करनी। यहाँ तक प्लीज क्लियर है सर? एनी कंफ्यूजन? नॉन माइंड? बेटा स्टैंडर्ड जहां चॉइस देगा हम स्टैंडर्ड फॉलो कर लेंगे, जहां जहां पढ़ के हमें महसूस होगा कि स्टैंडर्ड गलत है वो हम जहन में रख लेंगे। जब हम क्वालिफाई कर जाएंगे तो स्टैंडर्ड आप बदल दीजिएगा, उसके बाद मैं वो याद कर लूंगा, आइंदा से बच्चों को वो पढ़ा दूंगा। प्लीज ऐसे ना करें, वो चॉइस अवेलेबल है, अगर आपको वो लग रहा है फेयर वैल्यू की तरफ चले, वो कौन सा स्टैंडर्ड एक कंपलसरी का है कि आप करें? अगर आप नहीं जाना चाहते फेयर वैल्यू की तरफ चले। अगर यही सवाल है तो मेरा ख्याल इस सवाल की कोई ऐसे जरूरत है, ये रिलैक्सेशन रह के पढ़ने वाली चीज है। ऐसे ही मेरा ख्याल हम गलत तरफ जा रहे हैं। हाँ, स्टैंडर्ड में जो जो गलतियां महसूस हो रही हैं उनको जरूर हाईलाइट करें, लेकिन पेपरों के बाद और क्वालिफाई करने के बाद फिर जो दिल करे वो जरूर कीजिएगा। मेरी इस वक्त कोई जरूरत नहीं होगी, अल्लाह ना करे आप बड़े हो जाएंगे, स्टैंडर्ड जरूर बदल दीजिएगा। स्टैंडर्ड पहले एज इट इज पढ़ लें, इस समय कोई एतराज है वो उठा लेते हैं, बाकी बेटा जो चीजें हैं उन सब की लंबी लंबी अगर आप कहते हैं तो मैं आपको स्टैंडर्ड सिखा देता हूँ। अल्लाह का शुक्र इस वक्त पढ़े नहीं हुए, वो वॉल्यूम्स भरे पड़े हैं। जो चीज डिसाइड होती है वो पूरी दुनिया के बुजुर्ग मिलकर डिसाइड करते हैं, और उन्होंने डिसाइड क्यों किया है इतनी मोटी किताबों में वो अंग्रेजी में लिख देते हैं, और वो जिस फॉन्ट पे लिखा होता है
उसे वो जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उससे पढ़ना पड़ता है। तो इंशाल्लाह मैं अभी स्टैंडर्ड आपको दिखाता हूँ। कल घर से आपने वो पढ़ के हरगिज नहीं आना है, क्वालिफाई करने के बाद वो पढ़ना शुरू करना है। प्लीज समरी पढ़ लें, कुछ समरी में इतराज है तो बताएं।